खुश तो बहुत होंगे आप। एग्जाम हॉल से निकलते ही पहला क्वेश्चन होता है कैसा गया। सो गाइस हियर आई एम टू डी कोड टूडेज पेपर इन अ काम मोड। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर सीएम में दिशा दुआ, और आज हम आपका पेपर एनालाइज कर रहे हैं जो आज आया था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे कि अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ा था तो पक्का आप सही आंसर देकर आए होंगे। यस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो कॉपी पेस्टेड हैं जो हमने लास्ट 6 डेज सेशंस करे हैं चैनल पर, और कल के दिन जो हमने पहले 4-5 क्वेश्चंस करे थे वहां से हमको क्वेश्चन दिखा हुआ है। 10वां क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड दिखा हुआ है। जो टॉपिक्स मैंने बोले थे ये पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चंस आए हैं। अगर एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं तो ये भी मतलब बहुत सिंपल रहे, ट्रिकी नहीं रहे थे। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग करके गए थे क्वेश्चंस आप आराम से करके आए होंगे। प्लस एमसीक्यू बैंक जो भी हमने चैनल पे किया था वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग विद एमसीक्यूज इन अ डिटेल्ड मैनर। सारे आंसर्स देखेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको क्रिस्प वे में टू द पॉइंट स्मार्टली देख लेंगे कि आंसर लिखे चाहिए थे हमें, है ना। बट इसका टेंशन नहीं लेंगे बिकॉज देखिए समझिए जो हो गया वो तो हो गया, बट अभी हमें कल का पेपर भी देना है। अगर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं और अगर हम एक ग्रुप भी दे रहे हैं तो परसों हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। जो हमने आज कर दिया वो हो गया, बट एक थोड़ी सी एंजाइटी कम करने के लिए आंसर्स डिस्कस करें, क्योंकि अब हमारा फोकस नेक्स्ट पेपर पे ही होना चाहिए। और कल जिसके लिए आपसे 8:30 बजे कुलदीप सर जुड़ भी रहे हैं फॉर योर विजयी भवा इन योर विजयी भवा सीरीज, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चंस आपके साथ चैनल पर कराएंगे। तो कल 8:30 बजे उनके साथ जुड़ेगा। अभी 10-12 मिनट देते हैं, लॉ को डन एंड डस्टेड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आया था, जो सेक्शन ए होता है वो कंपलसरी रहा। हमारे पास 15 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये हमको बताया गया मेरे बेटे आर्टिकल 30 में। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ कंसिलिएशन इफ नो कंसेंसस कुड बी अराइव्ड एट बिटवीन पार्टीज एंड द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल द पार्टीज कैन रिजॉर्ट टू। अगर कंसिलिएशन फेल हो गया है तो हम आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। आई होप आपने कोर्ट चूज नहीं किया होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम एडीआर मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे हैं। अगर कंसिलिएशन नहीं गया, वो फेल हो गया, पार्टीज अग्री नहीं गई हैं, तो आर्बिट्रेशन जाएगा और जो कि बाइंडिंग रहेगा। यस, यहाँ पर कोर्ट तब होता अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा होता कि हम एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर तो कोर्ट चूज कर सकते थे। बट विद द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हियर हम आर्बिट्रेशन ही चूज करके आए होंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। भैया जी ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये अगर आपने विजय धनुष सीरीज में फ्री बैच में आपने मेरे से यूट्यूब पे पढ़ा है, या प्रगति लाइव बैच में पढ़ा है, या आपने रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ा है, मैंने इसको लर्न कराया था आपको। सैली सॉ सम डॉग्स रनिंग जॉयफुली लविंगली ईगरली फ्रेंडली, है ना। क्या बोला हमने, सेकुलर सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सारी बातचीत पढ़ी थी ना। ये कहाँ दी हुई है? प्रियम्बल में दी हुई है, इसलिए आंसर बी होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूटेड विद न्यू वन, मतलब नोवेशन हो गया है, और अग्री टू रिसेंट मतलब रिसेशन हो गया है, और ऑल्टरेट मतलब ऑल्ट्रेशन हो गया। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, यही तो डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट है। यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने सेकंड क्वेश्चन कल किया था। यस, नीड नॉट बी परफॉर्म। मैं एक भाई आपको ग्लिम्स देती हूँ, हमने लास्ट सेशन में किया था डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैं रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा आएगा क्या? बेटे लॉन्गर नहीं, शॉर्टर तो पूछ सकते हैं। आप कौन से टॉपिक से एमसीक्यू पूछेंगे हमको पता नहीं ना, बट इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने किया था और एग्जाम में आ भी गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, अ गारंटीज ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट विच कंटेम्पलेट्स। हमें पता है गारंटी में 3 लोग होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, और एक होता है श्योरिटी, जो कि ऑप्शन हमारे को दे रखा है बी में, इसलिए बी ही सही आंसर होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग एट एन ऑक्शन टू रेज द प्राइस द सेल इज। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्टेड है आपका एमसीक्यू बैंक से। आई थिंक 199 या 299 क्वेश्चन है ये एमसीक्यू बैंक में, जो हमने चैनल पर किया भी
दी है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर इज द राइट आंसर। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में ऑप्शन दे रखा है जैसे कि एमसीक्यू बैंक में पूछा गया था या बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे राइट आंसर है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया हुआ है हमारे एनआई एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर अचीविंग अ स्पेसिफिक जॉब? कुछ काम कर लिया, कोई समय के बारे में बता रखा होता है तो ये पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वुड बी द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 30 ऑफ एलएलपी एक्ट, व्हेन इज द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड द पार्टनर्स कंसिडर्ड अनलिमिटेड? जब उसने फ्रॉड किया होगा, है ना। तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी में, व्हेन एनी एक्ट इज कमिटेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, तब आप अनलिमिटेडली लायबल हो जाते हो। नाउ दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे अगेन कहीं से भी आपने पढ़ा हो, चाहे सेल्फ स्टडी भी करी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारे CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी दिया हुआ है। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर हमें पता है 30 डेज के अंदर ये पॉइंट करना पड़ता है। अगर LLP के बंदे ने चला गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर चला गया, वैकेंसी अराइज हुई है, देन 30 डेज इज योर टाइम। ओके, एंड द आंसर इज बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर? यहाँ ये हमारे को चैप्टर 4 में दिया हुआ है, यस, फैक्ट्रीज एक्ट के। इनमें सेफ्टी मेजर कौन सा है? फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। मैंने आपको लगभग 1 से सवा घंटे में फैक्ट्रीज एक्ट रिवाइज कराया था। एक बार एक ग्लिम्स देती हूँ आपको, मैंने ये कहाँ पर कराया था। हियर, सेफ्टी मेजर्स इन फैक्ट्री, फेंसिंग ऑफ मशीनरी इज द राइट आंसर, चैप्टर 4। अब यहाँ पर आप से जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो चैप्टर 3 से दिए हुए थे, हेल्थ प्रोविजन से, है ना, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन एटसेट्रा। बट आंसर यहाँ पर फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स? बोनस शेयर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपसे बायबैक भी, जब मैं कंपनीज एक्ट कराई थी, मैंने आपको बायबैक भी कराया था, बोनस शेयर्स भी कराया था। बोनस शेयर से लॉन्गर क्वेश्चन ये आया, बट 2 नंबर का MCQ हमारे को दिखाई दिया है। फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी यूज कर सकते हैं। जो यूज नहीं कर सकते हैं वो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और यही पूछा गया था क्वेश्चन में, ऑड वन आउट भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग what is the maximum number of directors a company can have without passing a special resolution? मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, तो आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एवरी AGM नॉट लेस देन डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी रिटायर्ड बाय रोटेशन? कितने? कम से कम 1/3 आपको होने पड़ेंगे रिटायर, यस, हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में, इसलिए आंसर होने वाला है ए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स की यहाँ पे डिसएडवांटेज है। भाई ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कि MCQ में ये क्वेश्चन ट्रिकी आ गया है। थ्रू इंक्रीजिंग मोरल एंड ट्रस्ट बिजनेस कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर, दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, है ना। पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है, तो पब्लिसिटी होना तो अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक, ये भी अच्छी बात है। अब इससे हम लास्ट, हमारे को लगना चाहिए लास्ट वाला सही है, बट लास्ट वाला थोड़ा वेग सा सेंटेंस है, डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स, ये ना तो मुझे एडवांटेज जैसा लग रहा है ना डिसएडवांटेज जैसा दिख रहा है। जो अगर मैं क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया उसका माइंडसेट देखो तो मुझे यहाँ पे ऑड वन आउट जैसा समझ में आ रहा है, डी शुड देन बी द राइट आंसर। ठीक है, मैंने काफ़ी इस क्वेश्चन को कंसिडर करने के बाद डी राइट आंसर चूज कराया है आपको। आई होप आप यही चूज कर आए होंगे। अब फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी गए ना यहाँ पर, नो वरीज, अब तो हम जाके उसे चेंज नहीं कर सकते ना, बट आने वाले पेपर के आंसर्स को चेंज कर सकते हैं और मेहनत करके। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएंगे कितने MCQs आपके सही रहे, मतलब आउट ऑफ 30 हाउ मेनी मार्क्स आर यू गोइंग टू सिक्योर इन MCQs, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। इन क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7 तक आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने थे, मतलब इन 7 क्वेश्चन में से कोई से 5 क्वेश्चन करने थे, है ना, जिसमें से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2A 2B 3A 3B, पढ़ते मेरा तो दिल गार्डन हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस कल ही हमने करे हैं। यस, पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, एनालाइज द मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए ये हमने कहाँ पढ़ा है,
जस्ट मतलब इतने मस्त तरीके से ये क्वेश्चन किया है और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था ये कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली पूरा कंसेंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन इस बार हमारे से पूछ लिया गया है। ठीक है, आई होप ये आंसर आप लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये तो आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि मैम भगवान जी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, आ गया ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरे बेटे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी हमने यह क्वेश्चन किया था, इसके नोट्स मैंने आपके साथ कल रात को 12 बजे अपलोड करें आप लोगों के साथ, जब हम लाइव डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ना पहले दिन, मतलब कल ही जब हम शुरू कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर भी इंडेमनिटी और गारंटी क्वेश्चन नंबर 4 यही था और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया गया है। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे होंगे उन्होंने तो ये पक्का से करा होगा, बट वैसे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप ये दो 7 नंबर के क्वेश्चन, ये 14 में से आप 10 से 12 नंबर आराम से स्कोर कर पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर बताना था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया इंडियन पार्टनरशिप से। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी सेक्शन 13 में बता रखा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंटर्स आपने लिख दिए होंगे। अगर आपने केस लॉज याद करे होंगे, अगर आप मेरे साथ प्रगति बैच में थे तो 100% आप ये केस लॉज लिख कर आ पाए होंगे, इफ नॉट ऑल एटलीस्ट अ कपल ऑफ देम, है ना। और अगर नहीं भी लिख के आए हैं केस लॉज, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट आंसर आई होप आप इसी अलाइनमेंट में लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, एग्जामिन द बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहला क्वेश्चन जो सोगा से हमने कल किया था ना, क्वेश्चन नंबर 10, वो यही था। यस, वो यही था और इसको मैंने क्लास में आपको लर्न कराया था कल। रिकॉल 100% आप लोग कहते हैं मैम अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमारा दिल गार्डन गार्डन होने ही वाला है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज भी नहीं बदली गई, लैंग्वेज भी नहीं बदली गई। रेमेडीज बतानी थी। आई होप आप इसका आंसर लिख कर आ पाए होंगे। ये ऑल ऑफ इट है ना, डैमेजेस वाला, प्राइस वाला, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला, ब्रीच ऑफ वारंटी वाला, कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस, और फिर कंक्लूजन भी लिख कर आए होंगे। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोड ऑफ वेजेस का स्पेशल सोशल पर्पस बताइए, इलस्ट्रेट कीजिए, समराइज कीजिए कि क्या कंपोनेंट्स आपने मिनिमम वेजेस के अंदर लिखे होने चाहिए। आई होप इसका आंसर भी आप सही से लिख कर आए होंगे। शुरुआत करी होगी कि कोड ऑन वेजेस 2019 फेयर और डिसेंट वेजेस इंश्योर करता है वर्कर्स को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेज लॉज को हटाया। हमारे पास 4 अलग अलग लॉज थे, उन सबको कोड कर दिया, चाहे वो पेमेंट था, चाहे मिनिमम वेजेस वाला था, चाहे बोनस वाला था, चाहे इक्वालिटी वाला था। और आज वनरेबिलिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं वर्कर्स की, रिड्यूस कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन। फिर इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में भी आपने बात कर दिया होगा। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स में क्या बात करा, मिनिमम वेज रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस में डीएनएस अलाउंस आ जा रहा है, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस, डिफरेंट वेजेस फॉर अलग अलग स्किल लेवल्स, इस तरीके की बातचीत आप लिख कर आ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से जो इंडस्ट्रियल लॉ से पूछा गया वो ईपीएफ से पूछ लिया गया है। यस, किस पर्पसेस के लिए आप पैसे निकाल सकते हो, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, परचेज करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ रेनोवेशन कराना है आपको, इलनेस हो गई है खुद की, बच्चों की, स्पाउस की, पेरेंट्स की, कोई फैक्ट्री बंद हो गई है, आपके यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आ गई है, पीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, प्री रिटायरमेंट के लिए पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बातचीत आई होप आप लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रोसीजर फॉर सेंडिंग नोटिस टू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, यस, बट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आई होप इसका आंसर में आप बेसिक बातें एटलीस्ट लिख कर आए होंगे कि किस किस तरीके से, पहले तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वैसे होगा जैसे रूल में बता रखा है, आर्टिकल्स में बता रखा है। फिर आपको कंसेंट लेनी है लोगों की ई मोड में, है ना, या फिर इट विल बी डीम्ड एज अ कंसेंट इफ द रूल परमिट्स, अगर दिया है आपने तो, ठीक है। फिर ईमेल आईडीज अपडेटेड होनी चाहिए, नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग का या मीटिंग का जो भी प्रिस्क्राइब डेज है उससे पहले, रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ या एचटीएमएल में अटैच मोड में भेजेंगे, इस तरीके से भेजेंगे कि भैया इसको रिट्रीव कर पाएँ,
है ना, मतलब बेसिकली ट्रैक कर पाए, सारी बातचीत आई होप आपने लिखी होंगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इलैबोरेट करना था। बोर्ड रिपोर्ट तो मैंने बोला था बहुत हाई पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, पूछ लिया गया। डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आया है। आई होप यहाँ पर लिख कर आ पाए होंगे कि बोर्ड रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स डिस्क्लोज करती है, उसकी खुद की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोन्स के बारे में, गारंटी के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स देती है। फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लोज कंप्लाई करना है शेड्यूल 3 के साथ, बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए, साइंड बाय ऑथराइज डायरेक्टर्स या केएमपी होना चाहिए, और केएमपी से भी हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया शालिनी एक वुमेन डायरेक्टर है इस लिमिटेड कंपनी में, एक लिस्टेड कंपनी है। 15 जुलाई 2025 को उसने रिजाइन कर दिया पोस्ट ऑफ वुमेन डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया शर्मी को एज वुमेन डायरेक्टर, जो 16 सितंबर तक रही 2025 टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर विच हैज़ अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ शालिनी। आपको वैलिडिटी बतानी है शार्मी की अपॉइंटमेंट की, ओके, इन रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 2013। और क्या आपका आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ शर्मी इज अपॉइंटेड एज वुमेन डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 1 October 2025। तो भैया पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा ये लिस्टेड कंपनी के पास कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। वैकेंसी जो है एट द अर्लीस्ट हो जानी चाहिए, बट मैक्सिमम समय हमारे को 3 महीने का दिया हुआ है, विच एवर इज लेटर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 15 जुलाई से 3 महीने होता है, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर भी वैसे तो 15 के अंदर ही मतलब 3 महीने के अंदर आ रहा है, तो ये भी अलाउड ही होता। तो ये सारी बातचीत आपको लिखनी होगी। रेजिग्नेशन 15 जुलाई को हुआ था, अपॉइंटमेंट हो गया था 16 सितंबर को, जो 3 महीने के अंदर ही हो रहा है विद इन द परमिटेबल लिमिट। और अगर 1 अक्टूबर को भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड होता है वो भी। तो ये सारी पॉइंटर्स आपको आई होप प्रॉपरली लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमपी की बतानी है। केएमपी में आपका सीईओ आ जाता है, एमडी आ जाता है, मैनेजर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आ जाता है, होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सीएफओ भी आ जाते हैं। इनके की रोल्स क्या है कि भैया जो लॉ बोल रहा है उसको सारी रेगुलेशंस फॉलो हो रही हो, लीगल कंप्लायंसेस हो रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रू और फेयर हो रही हो, बोर्ड को असिस्ट कर सकते हैं गवर्नेंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, सही बातचीत आई होप आपने लिखी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एथिक्स बताना है इन कंटेक्स्ट ऑफ नेचर एंड रेलेवेंस टू बिजनेस। बता दिया होगा एथिक्स क्या है, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचुरल इकोसिस्टम को बचा के रखना है। बिजनेस के साथ बता देंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ब्रांड इमेज अच्छी होनी चाहिए, वो सारी बातचीत आई होप आपने लिखी होगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जनरल बिजनेस एथिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बट जनरल बिजनेस एथिक्स क्या है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर से लिख दिया होगा। फिर वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कि फॉलो करे जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स द्वारा विद रेफरेंस टू बिजनेस एथिक्स, तो इसमें ब्राइबरी, किकबैक से सारी बातचीत आई होप आपने लिख दी होगी। अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मिस्टर एक्स प्लान्स अ हिल स्टेशन हॉलीडे प्रोग्राम फॉर 3 months समर सीजन के समय। ही लेंस हिज कार टू मिस्टर वाई अंडर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज फॉर मिस्टर वाईज पर्सनल यूज ओनली। अब इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मिस्टर वाई ने मिसिस वाई को अपनी वाइफ को दे दिया कि वो यूज़ कर सकते हैं व्हीकल। वाइल मिसिस वाई ड्राइव्स विद ड्यू केयर, कार का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से एस्टिमेटेड डैमेज आया 45,000 रुपीज़ का। मिस्टर एक्स कम्स टू नो दिस लॉस, ही डिमांड्स कंपनसेशन। Of course, Mr. Y contends that Mrs. Y acted responsibly. ठीक है, an accident was unforeseen. However, Mr. X argues that Mr. Y breached the agreed term of using, खाली उसी को थर्ड पार्टी को दे दिया, in the light of the law relating to bailment and unauthorized use. Assess whether Mr. Y is legally bound to compensate. हाँ भैया देना पड़ेगा, चाहे केयरफुली क्या था, कंडीशन था कि पर्सनल यूज पे ही देना है, अनऑथराइज यूज हुआ है, अगर बेली ने यूज किया है कॉन्ट्री टू द टर्म तो वो लायबल हो जाता है, कोई भी डैमेजेस आती है, चाहे भैया थर्ड पार्टी ने केयरफुली ही क्यों ना किया था यूज। तो ये पॉइंटर्स आप लिख कर आ पाए होंगे। लास्ट क्वेश्चन था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी की बतानी है। ऑडिट कमेटी का यहाँ पे सेक्शन भी आपको बता रखा है, तो ऐसे आपने नहीं भी याद हुआ होगा तो भी आपने 177 का रेफरेंस दे दिया होगा। इनका काम क्या है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ओवरसी करना, अपॉइंटमेंट
पेमेंट रिकमेंड करना, रेमेंडरेशन अपॉइंट करना, रेमेंडरेशन डिसाइड करना ऑडिटर्स की, उसका टर्म डिसाइड करना, रिव्यू करना है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है, इंटरनल कंट्रोल कैसा चल रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बन रही है, ऑडिटर्स का रिपोर्ट कैसे स्क्रूटनाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सारी बातचीत आप रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख पाए होंगे। और ऑडिट कमेटी तो मैंने स्पेसिफिकली आपके साथ क्लास में रिवाइज भी किया था जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी आपके साथ। यस तो मेरे बेटे ऑल इन ऑल इट वाज अ नो वेल प्लान्ड पेपर। अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो बहुत अच्छे से आप ये पेपर करके आ पाए होंगे। अब कुछ चेंजेस जो मुझे जून से दिसंबर में दिखाई दिए वो दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कंपनीज एक्ट से या बिजनेस एथिक्स वाले टॉपिक से एमसीक्यू में पूछे गए हैं वो कम है, और जनरली हमारे से 2 केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी हमारे को रिसेंट ट्रेंड दिखाई दिया, हमारे को दिए तो 2 ही क्वेश्चन केस बेस्ड, बट ये 6A और 8A में दे गया, तो थोड़ा सा पेपर के दिखने में डिजाइनिंग में हल्का फुल्का डिफरेंस दिखाई दिया है, ऑब्जर्व हुआ है, बट देन ऑल ऑफ इट वाज एज पर द पैरेलल्स एज पर द एडवाइजरी इश्यूड टू अस बाय आवर इंस्टीट्यूट। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। एमसीक्यू में कितना स्कोर कर रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स ऑल्सो। ग्रुप 2 दे रहे हैं तो कल ही है आपका पेपर OMSM, विश यू द वेरी बेस्ट। और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो परसों आपका पेपर है, जैसे मैंने बताया फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कल आपसे कुलदीप सर भी जुड़ेंगे। अभी अच्छे से पढ़ो, जो हो गया वो हो गया, अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आने वाले डेज को आप चेंज कर सकते हो। ओके, मेहनत करो, मेहनत करने से, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। और उस भगवान पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग पे भरोसा रखो और मेहनत करते जाओ। ये वक्त तुम्हारा है, आप शाइन करने वाले हो, मुस्कुराते रहो। Stay blessed, guys. This is your mentor, CM Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.